हेलो स्टूडेंट, यूनिक वे क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक जांगिड़, आपका मैथ टीचर, आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर्स, संख्याएं, ठीक है। संख्याओं में हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की बात हमने कर ली थी। अब पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने क्या क्या देखा था वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में हमने जो संख्याएं पढ़ी थी वो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने प्राकृत संख्याओं से स्टार्ट की थी और लास्ट में हम ऋणात्मक धनात्मक पर रुके थे, ठीक है। टोटल हमने ये संख्याएं पढ़ी थी। तो आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 में लेकर आया हूँ कि संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। जो हमने संख्या पढ़ी थी उन पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद होने चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखा है ताकि हमारा समय की बचत हो, ठीक है। तो अब हमें इन्हें रिपीट करना है, इन्हें मैं समझाता हूँ आपके लिए। तो देखेंगे कि पहला जो हमारा बिंदु है कि संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब मैंने जब आपको भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ाई थी उस समय मैंने स्पेशल नोट में भी लिखाया था कि संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये वाला जो बिंदु है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। जो एक संख्या है वो न तो भाज्य के अंदर आती है और न ही अभाज्य के अंदर आती है, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, देखेंगे कि दो केवल एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, ठीक है। दो एक केवल ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्या की कि अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, ठीक है। मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हो। तो दो फैक्टर कौन सा होगा? एक तो खुद होगा और एक होगा, ठीक है। तो जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन सी आती है? जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इस प्रकार ये संख्या चलती रहती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में यहाँ पे जैसा कि हमारा पॉइंट था कि दो केवल एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या में केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उसमें केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी संख्या कैसी होंगी? विषम होंगी, ठीक है। यहाँ पर केवल दो ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सब कैसी होंगी? विषम संख्या होंगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर है 3। तीसरा पॉइंट क्या है देखेंगे, आपके सामने है कि वे दो अभाज्य संख्याएं हैं। किनकी बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं हम? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है। अब यहाँ पर बीच में क्या आनी चाहिए? एक सम संख्या की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य जोड़ा कहलाता है, ठीक है। पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। एग्जाम्पल में 5 व 7, 3 व 5, 11 व 13 आदि, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, मैं कैसे बताता हूँ, कैसे हमें याद होगा कि अभाज्य जोड़ा किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अभाज्य जोड़ा किसे कहते हैं, तो हम सीधा सिंपल तरीके से बताएंगे कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया है 5 व 7, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया है 3 व 5, तो इनके बीच क्या आएगा? 4 आएगा। और ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या होती है वो क्या कहलाता है? अभाज्य जोड़ा कहलाता है, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो आगे यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को बढ़ाते हैं, ठीक है, 13 के बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 17 आएगा,
क्या आएगा 17 आएगा। अब मैं 13 और 17 को ही लेके चलूँ, मान लो जैसे कि मैंने लिया 13 और 17, 13 व 17 दो अभाज्य संख्याएं ली है। अब इन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में क्या क्या आएगा, 14, 15, 16, 14, 15 और 16। जबकि हमने जो पॉइंट देखा था उसमें क्या है कि बीच केवल एक सम संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर तो क्या है, दो सम संख्या है। यहाँ पर क्या है, दो सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो ये अभाज्य जोड़ा नहीं कहलाएगा। अभाज्य जोड़ा वही कहलाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल एक सम संख्या हो, वही क्या कहलाएगा, अभाज्य जोड़ा कहलाता है। तो क्लियर है, क्लियर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 4 नंबर का देखेंगे कि सभी प्राकृत संख्या, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, परिमेय होती है और वास्तविक भी होती है। जो सभी प्राकृत संख्या हैं वो क्या क्या होती हैं, देखो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है, परिमेय भी होती है और वास्तविक भी होती है। कैसे होती है हम बात करते हैं, देखो आपको क्लियर करेंगे कि जैसे कि प्राकृत संख्याओं की बात हम कर रहे हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं देखेंगे आप कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये चलती रहती है। ठीक है, प्राकृत संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही हो गई। परंतु यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, वो देखेंगे कि प्राकृत संख्या जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। कैसे देखेंगे कि प्राकृत संख्या मैंने लिख दिया, अब ये पूर्ण कैसे है, सबसे पहले मैं पूर्ण की बात कर रहा हूँ कि पूर्ण संख्या कैसे है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूँ, पूर्णांक की बात करता हूँ तो पूर्णांक में क्या आता है, सभी ऋणात्मक, 0 और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कैसे कि पूर्ण संख्या कैसे है, प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या कैसे है। देखो प्राकृत संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या। अब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ रही है सभी, भाई 0 को अगर हम यहाँ पर नहीं देखें तो प्राकृत संख्या तो सभी आ रही है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या आ रही है पूर्ण संख्या के अंदर। तो पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या आ रही है, तो मतलब प्राकृत जो संख्या है वो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखिए कि 1 से लेकर अनंत तक की, मतलब धनात्मक साइड वाला आप देखो तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर भी आती है, तो प्राकृत संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या कैसे होती है भाई, प्राकृत संख्या देखो, प्राकृत संख्या है कि 1 से लेकर अनंत तक। तो परिमेय की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। परिमेय की परिभाषा क्या होती है कि जो P/Q की फॉर्म में होती है, P/Q के रूप की जो संख्या होती है, मतलब भिन्न में जो संख्या होती है, तो हम इन्हें भिन्न में बना सकते हैं। इनके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो ये किस में बन जाएगी, P/Q के रूप में बन जाएगी। तो ये क्या कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। आगे की बात करते हैं वास्तविक। अब वास्तविक कैसे होगी, तो वास्तविक की परिभाषा बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्या बताई थी कि वास्तविक की परिभाषा क्या होती है कि सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। परंतु वास्तविक में एक कंडीशन थी कि वास्तविक संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो देखो प्राकृत संख्या क्या है, सभी हम धनात्मक हैं और प्राकृत संख्या धनात्मक है और ये परिमेय भी है। तो परिमेय संख्या वास्तविक होगी, वास्तविक है तो मतलब प्राकृत संख्या भी क्या हो जाएंगी, वास्तविक हो जाएगी। भाई सीधी सिंपल सी बात है कि ये प्राकृत संख्याओं को हमने परिमेय बोल दिया।
अब परिमेय वास्तविक होगी तो वास्तविक डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृत क्या होंगी, वास्तविक होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट की सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 जैसा कि आपके सामने है कि सभी पूर्ण संख्याएं, जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक भी है, परिमेय भी हैं और वास्तविक भी हैं। तो इसी पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको कैसे बताएंगे कि जो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृत की लाइन को मैं खत्म कर देता हूँ। अब प्राकृत की बात नहीं हो रही, अब पूर्ण की बात हो रही है। तो प्राकृत की जो लाइन है वो मैंने हटा दी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर अनंत तक। ये पूर्ण संख्या सभी पूर्णांक के अंदर आ रही है। देखेंगे आप 0 से लेकर अनंत तक सभी पूर्णांक के अंदर आ रही है। तो मतलब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, होती है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया क्लियर। दूसरा परिमेय की बात करते हैं। परिमेय क्या होता है, p/q की फॉर्म में। तो हम पूर्ण संख्याओं को p/q की फॉर्म में बना सकते हैं, नीचे क्या लगाकर, 1 लगाकर। तो मतलब पूर्ण संख्या भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। आगे बात करते हैं वास्तविक। अगर वो परिमेय है तो वास्तविक होगी। अभी मैंने आपको क्लियर कराया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमने परिमेय की जब बात कर ली कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो वास्तविक भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है, परिमेय भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 5 क्लियर होता है। आगे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखेंगे आपके सामने है कि अभाज्य जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं सम तथा विषम संख्या होती है। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो, ये पॉइंट हमने क्लियर करा था, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने जब क्लियर करा था उसी में ही आ गया ये वाला पॉइंट, अभाज्य संख्याएं सम तथा विषम होती हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय मैंने आपको क्या बताया था। अभाज्य संख्या मैंने जैसे कि आपके सामने लिखी थी कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या सम तथा विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो, इस अभाज्य संख्याओं में सम भी आती है और विषम भी आती हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक सम संख्या होती है, बाकी सब क्या होती हैं, विषम संख्या होती है। और वो सम संख्या कौन सी है, 2 है। इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या सम भी होती है, विषम भी होती है। और इसी में हम दूसरा वाला पॉइंट भी याद कर सकते हैं, 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो इसी चीज से हमारे 2 पॉइंट याद होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 7वां पॉइंट। ठीक है, 7वां पॉइंट हम देखेंगे। 7वां पॉइंट क्या है कि भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो अभी हमने देखा था, और जब मैंने आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन समझाई थी उस समय में मैंने यही बोला था आपको कि p/q के रूप की जो सभी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। या हम दूसरे तरीके से याद करें कि भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो भिन्न वाली संख्या जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं कि 1/2, 3/5, ठीक है, 1/4, 7/9, ये हमने ली। तो ये सभी भिन्न की संख्या हैं और ये भिन्न की संख्या है और इनको हम क्या बोल सकते हैं कि p/q की फॉर्म में है, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न वाली संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 0 होता है वो न तो धनात्मक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 9वें पॉइंट की कि 9वां पॉइंट क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग, 2 परिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल, गुणन का मतलब क्या है, क्या है यहाँ पर, गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या ली, सबसे पहले तो ये देखो आप कि 2 परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है।
ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का अगर हम योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे, या गुणनफल करेंगे मतलब गुणा करेंगे, तो उनका क्या निकल कर आएगा, एक परिमेय संख्या होती है। उनको जो हम योग करेंगे तो योगफल परिमेय संख्या होगी, या गुणनफल करेंगे तो गुणनफल भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो परिमेय संख्या हमें लेनी है। स्टार्टिंग में जैसा कि बोला गया है कि दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या हम लेते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या मैंने ली 2 और 6, ये दोनों परिमेय संख्या है भाई। नीचे हम 1 लगाकर परिमेय बना सकते हैं। ये दोनों परिमेय संख्या है हमारे पास। अब इनको हमें जोड़ना है और एक बार हम इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 8 और 12 जो निकल कर आया, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है भाई। परिमेय संख्या है, इनके नीचे हम 1 लगाकर इनको p/q के रूप में बना सकते हैं। अपरिमेय क्या होती है कि √q के रूप की जो संख्या होती है, √q के रूप की ऐसी संख्या जिनका पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके, ठीक है, पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके। या दूसरा, जैसे कि ये है 3.666, ठीक है, इस प्रकार ये चलता रहता है, तो ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्याएं भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पॉइंट देखा था, दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल। एक परिमेय संख्या होती है, तो हमने दो परिमेय संख्या ली थी, उनका योगफल परिमेय आ रहा है। दो परिमेय संख्या ली, उनका गुणनफल भी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसी के साथ आपका ये पॉइंट क्लियर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 10, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। पहले बात करी थी परिमेय की, अब बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की। दो अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल कभी तो परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है, ठीक है। कभी तो परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है। कैसे, दो अपरिमेय संख्या लेनी है, ध्यान रखना, दो अपरिमेय संख्या लेनी है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे कि दो अपरिमेय संख्या ली मैंने, √2 और √2, ठीक है। √2 और √2 ली, √2 और √2। एक बार तो हम इनको जोड़ते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 √2। भाई √2 और √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि √q के रूप की ऐसी संख्या जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने यही लिए है, दोनों सेम संख्या ली है। अभी मैं अलग अलग लेकर भी आपको बताऊंगा, दोनों मैंने सेम संख्या ली है। तो इनको ऐड करेंगे तो 2 √2 आएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि √, के अंदर अगर सेम संख्या होती है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो √, हट जाता है, केवल अंदर वाली संख्या बचती है, 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पॉइंट में क्या था कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं, वो गुणनफल करते हैं, तो कभी तो परिमेय आ जाता है, कभी अपरिमेय आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये तो क्या आया है, परिमेय, और ये क्या आया है, अपरिमेय, ठीक है। क्लियर है, कभी तो परिमेय कभी अपरिमेय, ठीक है। अब जैसे कि मैं अलग अलग लेकर देखता हूं कि √2 और √3 मैंने लिया और इन्हीं को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो √2 में √3 जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ेगा। अगर हम √2 और √3 के मान, इनकी जो वैल्यू होती है वो रखकर हम ऐड करें, तब इनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो √2 की वैल्यू हम लेते हैं 1.414, परंतु ये यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ठीक है, ये आगे चलती रहती है। आगे प्लस √3 की वैल्यू 1.732, ये भी आगे चलती रहती है। परंतु जब हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कोई सवाल में, तो हम लेकर चलते हैं 1.414 बस, और इसमें लेकर चलते हैं 1.732, ठीक है। परंतु यहाँ पर जब हम इस पॉइंट को समझा रहे हैं तो मैंने बताया कि √2 और √3 को हम नहीं जोड़ सकते। इनकी वैल्यू मैंने लिखी, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ लेंगे, परंतु ये आगे चलती जाएगी क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारी क्या निकल कर आई, एक अपरिमेय संख्या निकल कर आई। और √2 को √3 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा, जो कि क्या है,
अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब, पॉइंट का मतलब क्या था कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या हम उनको गुणा करते हैं तो कभी तो परिमेय निकल कर आता है और कभी क्या निकल कर आता है, अपरिमेय निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर है, कभी परिमेय आ जाएगा और कभी अपरिमेय आ जाएगा। बढ़ें आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखें पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या है, देखेंगे आपके सामने है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या। पहले क्या करा था, देखो पहले दो परिमेय ली थी, फिर दो अपरिमेय ली थी। अब एक तो परिमेय ले रहे हैं और एक अपरिमेय ले रहे हैं। ठीक है, और उनको वही करेंगे, योग करेंगे और गुणनफल करेंगे। ठीक है, योग करेंगे और गुणनफल करेंगे। अब क्या निकल कर आता है आगे देखो, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय जब हम लेंगे तो उनको जोड़ने या गुणा करने पर सदैव क्या निकल कर आएगा, अपरिमेय संख्या निकल कर आती है। जैसे कि एक परिमेय संख्या ली मैंने 2 और एक अपरिमेय संख्या ली √2। ठीक है, इनको जोड़ेंगे। एक परिमेय संख्या ली मैंने 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अपरिमेय संख्या ली √2। ठीक है, तो ये तो कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय होगी भाई। √2 की वैल्यू हम जब रखेंगे 1.414 डैश डैश डैश, तो डैश डैश में ही आएगा, आगे तक चलता रहेगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या निकल कर आएगी। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 और ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो हमारा पॉइंट नंबर 11 इन एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या जब हम लेते हैं और उनको जोड़ने तथा गुणा करने पर हमेशा क्या रिजल्ट निकल कर आता है, अपरिमेय संख्या निकल कर आती है। आगे की बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। पॉइंट नंबर 12 हम देखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने जो आपको पढ़ाया था अपरिमेय संख्या, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने एग्जाम्पल जब आपको दिया था तो एग्जाम्पल में मैंने पाई को लिखा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल में भी पाई को लिखा था। उस समय में मैंने बताया था कि पाई जो है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कैसे होती है वो क्लियर करा देते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू आपको पता होगी कि क्या होती है, 22/7। ठीक है, 22/7 होती है। अब 22 में आप 7 का भाग दो, 7 का भाग दो। 22 में हम किसका भाग दे लें, 7 का भाग दें। तो देखो 7 या 21 कितना आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0। 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3, फिर 0 उतारा। ठीक है, 7 चौक 28 कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 उतारा। 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0 उतारा। तो ये इस प्रकार आगे चलता रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार आगे चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जो संख्या कभी खत्म ही नहीं हो रही, आगे चलती जाएगी, जिसके आगे डैश डैश हम लगा देते हैं, वो कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या। बेसिकली हम जब पाई की वैल्यू काम में लेते हैं तो हम क्या काम में लेते हैं, 22/7 या 3.14। हम इसे 2 अंकों तक, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, और अगर हम पाई की बात करें तो पाई डिग्री में पाई की वैल्यू क्या होती है, तो डिग्री में पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू डिग्री में क्या होती है, 180 डिग्री होती है। आगे हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 13 क्या है, देखेंगे कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। तो ये चीज़ तो शायद आपको आती होगी और आपको पता भी होगा। बहुत सिंपल चीज़ है कि जो सम संख्या होती है उसका वर्ग करने पर हमेशा क्या आएगी, एक सम संख्या आती है, और विषम संख्या का वर्ग करने पर हमेशा एक विषम संख्या आती है। एग्जाम्पल जैसे कि सम संख्या लेते हैं कि 2 लिया मैंने
और ये 6 लिया, ठीक है। 2 और 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर मैं इन सम संख्याओं का वर्ग करता हूँ, ठीक है, इन सम संख्याओं का वर्ग करता हूँ तो 2 का वर्ग क्या आएगा? 4, और 6 का वर्ग क्या आएगा? 6 छंग 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 हमने संख्या ली थी वो कैसी थी? सम थी, और ये जो इसका वर्ग आया वो भी कैसा है? सम संख्या है। तो ये दोनों कैसी संख्या है? सम संख्या है। यहाँ पर 6 जो हमने लिया था वो भी सम संख्या है, और 36 भी कैसी है? सम संख्या है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आती है, ठीक है। अभी मैंने आपको सम संख्या का बताया है केवल कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आती है, ठीक है। विषम की बात करते हैं। अब विषम की अगर मैं बात करता हूँ तो विषम की मैं बात करूँगा, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 9 का स्क्वायर। अब 3 और जो 9 मैंने लिया है ये कैसी संख्या है? विषम है, ठीक है। अब विषम संख्याओं का हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इनका हम वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 81, ठीक है, 81। अब 3 और 9 ये दोनों कैसी संख्या है? विषम है, और 9 और 81 ये दोनों भी कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। सम विषम की पहचान कैसे करते हो? सम विषम की पहचान कैसे करेंगे हम? जो जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग कैसा होता है? सम संख्या होती है, तथा विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, 13 पॉइंट थे, ठीक है, जो मैं आपके लिए आज तैयार करके लाया था, ठीक है। ये बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो हमारे पार्ट नंबर 3 आज यहीं पर ख़त्म होता है। आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।